न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी का कारण, दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स। पहला कारण लिखेगा तो क्या है, तो न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो दैट इज शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज कहाँ पे एक्ट करता है? शॉर्ट रेंज कितना शॉर्ट होना चाहिए इसका? फेम्टोमीटर में होना चाहिए। 10⁻⁻15 का ऑर्डर का डिस्टेंस होना चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर। इस रीजन में तो इफेक्टिव होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। अट्रैक्टिव फोर्स है और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और क्या न्यूक्लियर फोर्स इज तो अट्रैक्टिव, शॉर्ट रेंज, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। स्पिन पे डिपेंड करता है, स्पिन डिपेंडेंट। मतलब स्पिन पे मतलब पैरेलल स्पिन्स होंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स को जैसा स्पिन देते हो तो प्रोटॉन्स के भी स्पिन होते हैं। तो प्रोटॉन्स का स्पिन अगर पैरेलल हमारे, तो पैरेलल स्पिन्स के लिए स्ट्रॉन्गर फोर्स, एंटी पैरेलल के लिए सबके स्पिन्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सबके होते हैं। तो पैरेलल स्पिन में क्या होगा, वो ज़्यादा फोर्स लगेगा न्यूक्लियर वाला, और एंटी पैरेलल स्पिन्स के लिए तो फोर्स कम लगेगा। पैरेलल स्पिन के लिए ज़्यादा होता है और उसके लिए कम होता है। चार्ज इंडिपेंडेंट होता है ये न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। क्या क्या चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब लिख लोगे, दो चार बातें हैं कि प्रोटॉन में उतना ही लगेगा जितना कि न्यूट्रॉन में लगेगा, उतना ही जितना कि प्रोटॉन में न्यूट्रॉन में लगेगा। चार्ज इंडिपेंडेंट मतलब प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बराबर ही लगेगा। देख ले न्यूक्लियर फोर्स एन में, एनपी में, या फिर पीपी में, या फिर एनई में, या फिर पीई में, या फिर ई में। इन सब जगहों पे तो क्या होगा, जीरो होगा। तो इलेक्ट्रॉन साहब के साथ नहीं लगता वो, और ये सब में क्या होगा, बराबर होगा। ये नहीं समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन साहब न्यूक्लियस से बाहर होता है, उस पर न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता है। इलेक्ट्रॉन की कहानी ये नहीं है, किसी कहानी है प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या लगता ही है, बराबर फोर्स लगता है और अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। जबकि प्रोटॉन में क्या लग रहा है, रिपल्सन। तो उधर रिपल्सन लग रहा है, उधर, इसलिए न्यूक्लियस कहाँ रहता है, स्टेबल रहता है। इट इज नॉट सेंट्रल फोर्स, नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, ये सब नहीं है। नॉट ए सेंट्रल फोर्स, डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, नॉट ए सेंट्रल फोर्स। ये टाइम पास ये सब काम कर लोगे। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स, नॉट ए सेंट्रल फोर्स। बताइए फिजिकल टू 1/r², बताया था। सेंट्रल फोर्स का डिफिनेशन बताया होगा कभी, किसको सेंट्रल फोर्स बोला था? दो चीज़ों को फॉलो करे, इसको फॉलो करे और लाइन ज्वाइनिंग को अलोंग लगे। तो ऐसा कोई इसमें नियम है नहीं, तो नॉट ए सेंट्रल फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियस के बारे में तो दूसरा प्रॉपर्टी लिखा है, न्यूक्लियस गोल है। न्यूक्लियस को क्या मानते हैं, स्फेरिकल मानते हैं। और क्या, तो दैट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर रेडियस कौन सा रेडियस, r=r0 1/3। न्यूक्लियर रेडियस इज r=r0 1/3। r=r0 1/3। r क्या है, न्यूक्लियस का रेडियस, और ये क्या है, मास नंबर। ये क्या है, r0 क्या है, कांस्टेंट है 1.1 फेम्टोमीटर। r इज द न्यूक्लियर रेडियस
A is the mass number, R naught is a constant, 1.1 femtometer, 1 point R equal to R0 एक पावर 1 बाई, मतलब मोटा मास नंबर, मोटा रेडियस, मोटा मास नंबर। लोकल काम है कि ऐसे लिखते हैं न्यूक्लियस को और बोल दिया कि इसका इतना तो इसका पता करो। यहाँ कुछ एटॉमिक नंबर लिख लोगे, तुम्हें Z1 Z2 लिख लिया, हमें उससे मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है। यहाँ जो लिखते हैं इसी को मास नंबर बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, Z1 Z2 मास नंबर। मास नंबर हमें किस में इंटरेस्ट है, इसके न्यूक्लियर रेडियस में। तो न्यूक्लियर रेडियस किसका मान लिया कितना, R1, और इसका कितना, तो R2 बाई R1। तो क्या लिखोगे, मास नंबर कितना है इसका, R 125, R2 इक्वल टू R0 एक पावर 1/3, 25 का पावर 1/3। R2 बाई R1 इक्वल टू कितना, तो 125 का पावर 1/3, और ऐसा R1 दिया तो R2 पता कर चल जाएगा। या रेशियो निकालना तो तुम निकाल लोगे। तो क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियर रेडियस R इक्वल टू R0 एक पावर 1/3। बहुत चलता फिरता तो एटॉमिक रेडियस कितना आया था, R इक्वल टू R0 एक पावर 1/3 था ना। तो न्यूक्लियस का रेडियस किस ऑर्डर का होता है, ये ऑर्डर चलता है। और एटॉमिक रेडियस एंगस्ट्रॉम अभी तो पढ़ा, बोर में तो एटम को ही पढ़ रहे थे, ये समझ में आ गया होगा। 0.53 एंगस्ट्रॉम में n²/z। बताओगे साहब मैग्नेटिक फील्ड में कितना आया था वैल्यू, चुप रहेगा बाकी लोग। जेड और एन और वैल्यू कितना लिखा था, जेड और एन और वैल्यू अरे लिखा था 12.58, Z³/n का पावर 5। कहाँ पढ़ा इतने दिनों में, याद था तो बोला क्यों नहीं। R न्यूक्लियर बाई R एटम, नहीं समझ आई बात, तो रेशियो ले लोगे ना, टाइम पास काम कर लोगे। न्यूक्लियर और एटम का रेशियो और रेडियस का पावर 3 कर दोगे तो वॉल्यूम का रेशियो बन जाएगा। और रेडियस का रेशियो 10⁻⁻5 और वॉल्यूम का रेशियो 10⁻⁻15। वॉल्यूम का रेशियो कितना, 10⁻⁻15। कहाँ निकलेगा होगा अभी, न्यूक्लियर वॉल्यूम भी लिख लेगा, न्यूक्लियर वॉल्यूम कितना, V = 4/3 पाई R3, 4/3 पाई R3 कितना, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू A, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू A। R equal to R0 एक पावर 1/3, V is proportional to A। कहानी क्लियर हो गई, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू दिस, और न्यूक्लियर वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी। तो डेंसिटी मास बटे वॉल्यूम होता है, तो मास बटे वॉल्यूम करो 10⁻⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आता है, माइनस या प्लस, न्यूक्लियर डेंसिटी माइनस लिखें या प्लस लिखें, सुना होगा काफी डेंस है
न्यूक्लियस हाईली डेंस। वो वॉल्यूम किस में आया था? मास नंबर का डायरेक्टिव पोर्शन था। ये डेंसिटी हर एक न्यूक्लियस के लिए कांस्टेंट आता है, अलग अलग न्यूक्लियस के लिए अलग अलग डेंसिटी नहीं आती है। कितनी आती है? सिर्फ और सिर्फ वो न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियस। नोट कर लेगा, न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट वैल्यू आती है, कट पिट जाता है सब कुछ। और बाकी ऑर्डर चाहिए तो 2 गुने 10⁻17 आता है, उससे कोई मतलब नहीं है। 10⁻7 + 17 याद रख लोगे, तुम्हारा कट जाएगा, 4 ऑप्शन निकल जाएंगे कि क्या होने हैं। बाकी ऑर्डर अगर आगे लिखना चाहो तो 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये टाइम पास समझ में आ गया वो लोगों को। और स्टैंडर्ड वैल्यू पूछी जाती है कि न्यूक्लियर डेंसिटी के लिए कौन सा ट्रू है। तो क्या एक बात है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियस, ऑर्डर विल बी 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। न्यूक्लियस तुमने सुना होगा बहुत सारे, तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का कारण भी दे दिया क्या? तो न्यूक्लियर फोर्स होने के बावजूद भी क्या होता है, वो मोटा हो गया। वो न्यूक्लियर फोर्स कहाँ काम करता है? शॉर्ट रेंज में। बाद में तुमने सुना होगा कि यूरेनियम वगैरह की मोटाई बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है, तो न्यूक्लियर फोर्स वहाँ जवाब दे देता है कि मैं इसका सेवा नहीं करूँगा। मैं किसका सेवा करूँगा? जिसका साइज छोटा है। यूरेनियम जो है ज़्यादा फैल जाता है, यूरेनियम का साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पे इनइफेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इनइफेक्टिव हो जाता है। तो यूरेनियम वगैरह लोग क्या करना शुरू करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के तो पार्टिकल्स फेंकना शुरू करते हैं। क्या फेंकना शुरू करते हैं? पार्टिकल्स फेंकना शुरू करते हैं। ये न्यूक्लियर रेडियस और स्टेबिलिटी और वॉल्यूम वगैरह देख लिया तुम, तो कहोगे क्या तुम कि साइज बढ़ने के कारण यूरेनियम 92 to 38। तो ऐसे जो मोटे लोग हैं, क्या है, 92 to 38 जो मोटे लोग हैं, इसमें जो है तो क्या बोलते थे, ये जेड का वैल्यू इतनी है और ये मोटाई बढ़ गई इसकी। जेड इतनी मतलब प्रोटॉन भी इतना ही है, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो चुकी है? ज़्यादा है। तो न्यूट्रॉन यूरेनियम में क्या पैदा कर दिया? तो डायबिटीज ला दिया उसको। तो यूरेनियम का डायबिटीज हो गया। ग्राफ खींचते हैं, ये बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, स्टेबिलिटी वगैरह खोजते हैं उसके थ्रू। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। तो ग्राफ ऐसा देखने को मिलता है, खींच ले। बाकी जो तो ये बोलते हैं यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इनका ढूंढ लेंगे। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकालते हैं, फाइंड आउट कर लेंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो आयरन के लिए क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा आता है जो मास नंबर कहाँ के रेंज में हो। ये ग्राफ ही पूछा जाता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कौन सा ट्रू है। तो 50 से 60 के रेंज में क्या आते थे, जिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई आता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई क्या दिखा रहा है, ज़्यादा या कम? ज़्यादा दिखा रहा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। इस जोन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है। ये बोलते हैं मास नंबर 50 से 60 वाले लोग हैं। मास नंबर कितने वाले हैं? ये 50 से 60 वाले लोग हैं, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का आता है। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा आता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर, स्टेबिलिटी भी मोर। ये लोग ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और इसी इधर जाकर भी क्या होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट जाता है, उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। फिर भी 120 तक वाले तो मास नंबर वाले क्या थे, तो स्टेबिलिटी है। मास नंबर कहाँ तक है? लेकिन यूरेनियम का कितना है? 230, मतलब डबल है, ज़्यादा डायबिटीज हो गया उससे।
तो उधर वाले भी क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। इधर वाले भी अनस्टेबल है, इधर वाले भी अनस्टेबल है, ये फूटते हैं। क्या बोलते हैं, जो ज़्यादा अनस्टेबल हो गया 120 तक वैसे स्टेबल मानते हैं। 120 वाले को क्या मानते हैं, 120 तक स्टेबिलिटी चलेगी, फूटेगा नहीं। और 120 से ज़्यादा वाले लोग फूटते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, हैवी जो मास नंबर जिनका है तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर। तो फूटते हैं, उस फूटने के प्रोसेस क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन, RFISSION। अपनी फूट करके क्या करेंगे, इस स्टेबिलिटी जोन में घुसना चाहते हैं वो। फूट करके क्या प्राप्त करना चाहता है, स्टेबिलिटी जोन में आना चाहता है। फूटने का एक ही पर्पस है, स्टेबिलिटी जोन में घुसो। तो दिया था क्वेश्चन में कि उधर इतना मास नंबर पे है तो उनके दो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, तो क्या बनाएगा प्रोडक्ट, फूट फूट करके इस जोन में आना चाहेगा वो। इससे तुम्हारा आंसर कहाँ से निकलेगा, फूटेगा तो कहाँ आएगा, इस जोन में आएगा। समझ में आ गया वो लोगों को, उधर फूट के आएगा। और जब दो लोग इधर जो है तो ये भी इधर की इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर निकलो इधर भी कम है। तो ये क्या होता है, कंबाइन होते हैं, क्या बोलते हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन होता है इनका, फ्यूज करके सूझ जाते हैं ये लोग। तो सूजन बोले या फ्यूजन बोले हैं, दो लाइट न्यूक्लियाई अपने आप में सूजन लाते हैं। किस लिए, स्टेबिलिटी जोन में घुसने के लिए, हम भी स्टेबल होऊंगा। हर एक की तमन्ना होती है क्या करूँ, स्टेबल होने की। इधर वाले लोग कैसे पहुंचते हैं, उधर उनका टारगेट होता है कि मैं भी तो कंबाइन होकर के उनको मौका मिलता है। उधर वाले लोग क्या करके फूट करके स्प्लिट हो जाते हैं, हैवी मास नंबर कारण क्या हो जाते हैं, वो स्प्लिट हो करके तो इस जोन में घुसना चाहते हैं। तो दैट प्रोसेस इज न्यूक्लियर फिशन और दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये न्यूक्लियर फिशन होता है तो वेरियस टाइप के पार्टिकल्स एलिमिनेट होते हैं। अल्फा बीटा गामा तो तुम जानते ही हो। न्यूक्लियर फिशन में क्या निकलते हैं, तो जब यूरेनियम ब्रेकआउट करता है, यहाँ से बहुत लोग हैं ब्रेकआउट करते हैं अपने आप को, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, वेरियस टाइप के तो रेडियो एक्टिव रेज निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा। और भी इतना तो फेमस है, बाकी और भी निकलते हैं। फिलहाल तो अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उस रेज को रेडियो एक्टिव रेज, और फिनोमेना को फूटने का प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस। क्या बोले हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस लाइक अल्फा बीटा गामा। जो लोग अपने आप ही क्या फेंकते हैं, अपने आप ही इमिशंस करते हैं रेडिएशंस का। किस तरह का रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा फेंके हैं, क्या फेंके हैं, अल्फा बीटा गामा फेंके हैं। तो ऐसे लोगों को रेडियो एक्टिव मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल। क्या बोलते हैं, रेज को। अरे स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, कहीं भी तुम्हें लिखने का बोलेगा, पूछेगा तो इतना लिख दोगे तुम्हें नंबर दे देगा। S for spontaneous, E for emission, R for spontaneous emission of radiations। किस तरह का रेडिएशंस, अल्फा बीटा गामा। ऐसे स्पॉन्टेनियसली फेंकने वालों को, अपने आप ही फेंकने वालों को क्या बोलते हैं, तो डैट इज रेडियो एक्टिव मटेरियल। और रेज को रेडियो एक्टिव रेज, और प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो अपने आप ही ये फेंकना शुरू करते हैं। और जो रेट ऑफ डीके होता है, तो रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू dN/dt, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। रेडियो एक्टिविटी जब होती है तो रेट ऑफ डीके क्या बोलते हैं, dN/dt क्या बोलते हैं, रेट ऑफ। तो डीके घट रहा है, नंबर टाइम के साथ नंबर क्या हो रही है, घट रही है, तो माइनस इसलिए लगाया गया है। तो dN/dt इक्वल टू n का प्रोपोर्शनल, इसको रेट ऑफ डीके बोलते हैं। ये प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। मोर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है तो मोर पॉसिबिलिटी होगी किसकी, डीके की। और नहीं होंगे तो कम होगी। कुछ नहीं समझ आई बात। ये प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन है, तो कौन सी सिचुएशन,
कि मोर नंबर ऑफ एटम्स मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। समझ गया? तो तुम डॉक्टर बन गए, डेली जो 1000 ऑपरेशन कर रहे हो, और कोई डॉक्टर बना ऑपरेशन नहीं कर रहा, तो कौन ज़्यादा मारेगा? जो नहीं कर रहा कहाँ मार पाएगा? जो 1000 करेगा तो कुछ ना कुछ डैमेज मारेगा ही। ऐसा थोड़ी कि सुबह शाम तक सबको स्वस्थ ही करेगा। तो ज़्यादा ऑपरेशन करेगा तो ज़्यादा डैमेज भी वह करेगा, और नहीं करेगा तो नहीं करेगा। समझ नहीं आई बात? तो तुम नीट का एग्जाम गए 5 मई को, एकदम शांति से शांत मुर्गे की तरह बैठे रहे, तो कोई डैमेज नहीं होगा, कोई कहीं भी आप -5 नहीं खाओगे। आज 180 क्वेश्चन करके निकला, तो उसके रेशियो में उसका तो आएगा ना कुछ। समझ आई बात नहीं? तो सेम जी बोला कि रेट ऑफ डीके किसका प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ एटम्स का प्रोपोर्शनल होगा -dn/dt, और हटा देंगे कांस्टेंट लेते हैं, और -dn/dt को एक्टिविटी भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कितना एक्टिव सिस्टम है, तो दैट इज एक्टिविटी ऑल्सो। ए इक्वल टू लैम्डा एन, ए इक्वल टू इंटीग्रेट कर दोगे dn/n, इंटीग्रेट कर दोगे तो n का रिलेशन आ जाता है, n इक्वल टू n0। टाइम टी पे कितने लोग बचे? nt इक्वल टू n0 e पावर माइनस लैम्डा टी एक्सपोनेंशियली क्वेश्चन आ जाता है। जब dn/dt जब खपत हो रही है तब ऐसा करोगे, nt इक्वल टू n0 e पावर माइनस लैम्डा टी। ये कितने लोग शुरू में थे? n0। ये नहीं समझ में आया क्या? n0 t इक्वल 0 पे n0 थे, और टाइम t पे कितने बचे? nt। शुरू में कितने जनसंख्या थी? n0। कितने बचे? nt की वैल्यू समझ में आया लोगों को? और इंटीग्रेशन बहुत बार कर रखा है, आदमी समझ लेगा इंटीग्रेशन। या तो आदमी को समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, या काफ़ी लोग उसको बाईपास कर देते हैं कि क्या समझना है इसको। तो nt डी के कितने लोग खपत चले गए? तो कितने लोग चलेगा इसकी जनसंख्या? तो घटा लोगे, बच्चे में ओरिजिनल माइनस बचा, ओरिजिनल में से बचे हुए को माइनस कर दोगे, तो खपत कितने लोग हो गए, डीके कितने लोग हो गए, तो उसकी जनसंख्या पता चल जाएगी। एन डी और डीके n0 ग्राफ रफ मार देगा। खपत होने के लिए कौन सा होने के लिए? टाइम के साथ डीके हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डीके को क्या बोलते हैं? डीके होने वाले लोग तो क्या होता है? इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, और जो ओरिजिनल जो एलिमेंट था उसे क्या हो रहा है? डीके हो रहा है। ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है, और ये ग्राफ क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। और जहाँ पे दोनों बराबर बराबर होगा तो आधा जिंदगी बोलते हैं उसे। आधा जिंदगी पे दोनों लोग बराबर बराबर हैं। लाल वाला और काला वाला जो एक्चुअल सैंपल था आधा खत्म हो गया, और जो नया सैंपल आधा बन गया। डेट तो आधा लाइफ हो गया। ओके, नेक्स्ट टाइम